अच्छा, ये भी कोई कंट्री है? कहां पर है? भारत के साथ? अच्छा, पहले भारत के साथ ही थे। एक तो भारत के लोग भी ना कब से कहते जा रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। मैं तो कहती हूं कि बना ही डालें एक बार, इसलिए कि अखंड भारत बनते के साथ ही हमारा सारा लोन अपने आप मोदी जी के साथ। तो ये चीज जो है, अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है फॉर दी अमेरिकन, क्योंकि ट्रंप अनाउंस कर रहा है अमेरिकन वर्कर्स के लिए, अमेरिकन एनर्जी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, रिलायंस की वो बात कर रहे हैं। उड़ा के रख दिया, इसराइल को भी उड़ा के रख दिया। अब अमेरिका बहाना ढूंढ रहा है यहाँ से निकलने का, तो अब निकलने के लिए उसे इंडिया का तावन चाहिए। और इंडिया तो बहुत काफी मुल्कों में इन्वेस्टमेंट तो करता रहता है। अचीवमेंट से ज्यादा बेहतर कहना है कि अगर वो इसको कह के इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 50 साल में पहली बार अमेरिका में आप ऑयल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एंड दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। और आप जानते हैं जब ट्रंप बात करता है तो फिर एक्सट्रीम्स में ही बात काम है, बिगेस्ट होता है ना। जिन लोगों ने पाकिस्तान को कर्जा दे रखा है, जिन कंट्रीज ने, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्या वो भूल जाएंगे? वो कभी नहीं भूलेंगे। और इसी वजह से IMF का डेलीगेशन यहाँ पर आया और यहाँ आकर इनके कान के नीचे 2 रख के दिए और कहा है कि जी ये चीजें तुम लोग करो, तब जाके अगली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, वरना फिर ये के बैठे रहो आराम से। अब जाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने फौरी तौर पे सोचा कि क्या करें, अगर सीधे सीधे बताएंगे तो पब्लिक को वैसे समझ में सब आ रहा है, लेकिन इनको लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा और जो ये कहेंगे पब्लिक वही मान जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। पब्लिक को बहुत कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो जाहिर है इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो बताया ये कि जी क्योंकि ईरान में वॉर चल रही है, क्योंकि गल्फ में वॉर चल रही है, क्योंकि उधर प्रॉब्लम आई हुई है, तो इसलिए जी हमें ऑयल नहीं है हमारे पास फ्यूल नहीं मिल रहा हमको, और इसलिए हमें फ्यूल प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। IMF वाली कहानी इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन IMF की कहानी लोगों को अपने आप पता लगती जा रही है और उसके बाद रिएक्शन भी आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब शायद आज के बाद या इस टाइम जो उनका टेन्योर चल रहा है उसके बाद शायद कभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए, तो इसलिए जितने उनके अरमान है वो उसको निकालते जा रहे हैं। साथ ही साथ चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे बाकी की इनकी कैबिनेट हो, खूब कुल खुला के कभी जहाज खरीदे जा रहे हैं तो कभी और दूसरे खर्चे किए जा रहे हैं। और फिर साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जी हमारी जो कह लीजिए जो हमारी पार्लियामेंट है वो तो बेचारे 2 महीने तक पैसा तक नहीं लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 2 महीने पैसा नहीं लेंगे, अपनी सैलरी नहीं लेंगे, इसका मतलब है कि वो सड़क पर आ जाएंगे। यानी कि वहां पे जो बैठे हुए हैं वो है ही मिलीनियर और बिलीनियर टाइप के लोग तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, कोई आम आदमी तो पार्लियामेंट में जा नहीं सकता। इसी वजह से लोगों को आम आदमी की शायद परेशानी का उसका अंदाजा भी नहीं। और वैसे भी यहाँ पे जो 24 करोड़ कीड़े मकोड़े रहते हैं वो इन लोगों के लिए ही यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि दुनिया को दिखा दिखा कर ये लोगों से भीख मांग सके और कह सके कि जी हमें कुछ पैसा दे दो। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सऊदी अरेबिया भी पहुंचे और सऊदी अरेबिया जाकर भी यही कहा है कि जी आप हमको जो है हमारी मदद कीजिए, $5 बिलियन बैंक पर रख दीजिए और $5 बिलियन का हमें ऑयल दे दीजिए। खैर अब देखते हैं कि MBS करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहरहाल इसी तरीके से मांग मांग कर 80 साल इस मुल्क के निकल गए, लेकिन यहाँ पे कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं आया, कोई एक ऐसा इंसान नहीं आया जिसके हाथ में पावर हो और वो थोड़ा सा लिहाज वाला, थोड़ा सा शर्म वाला, थोड़ा सा मेहनत वाला हो, जो पाकिस्तान को किसी तरीके से बेहतर ट्रैक पे ले जा सके। उम्मीद तो हम नहीं छोड़ते कि शायद कभी ना कभी कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ जो है वो जी जनरल बाजवा के बारे में भी न्यूज चल रही है और कहा यह जा रहा है असदुल्ला खान जो कि हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट, उनका कहना है जनरल बाजवा को ब्रेन हैमरेज हुआ है और वो वॉशरूम में गिरे थे, लेकिन अब वो किसी को पहचान नहीं पा रहे, यहां तक कि अपने बेटों को भी नहीं पहचान रहे। अभी तक हॉस्पिटल में है और उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। ऐसा है असदुल्ला खान जो है जर्नलिस्ट, उनका कहना है, लेकिन मैं कहती हूं कि यही वाली हालत जो है उन तमाम कंट्रीज के जिन्होंने पैसा हमें दे रखा है और जिन्होंने हमें पैसा मांग रहे हैं, अगर उनकी हो जाए तो उनको याद ही नहीं रहे ओके पाकिस्तान को कर्जा दिया, ये कौन सी कंट्री है? अच्छा, ये भी कोई कंट्री है? कहां पर है? भारत के साथ? अच्छा, पहले भारत के साथ ही थे। एक तो भारत के लोग भी ना कब से कहते जा रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। मैं तो कहती हूं कि बना ही डालें एक बार, इसलिए कि अखंड भारत बनते के साथ ही हमारा सारा लोन अपने आप मोदी जी के सर पे चला जाएगा। इसलिए कि मोदी जी का तो बड़ा शौक है कि अखंड भारत बनाएंगे और पाकिस्तान को और बाकी जितनी कंट्रीज पहले भारत के साथ हुआ करती थी उन सबको मिलाकर एक दफा फिर बड़ा सा भारत तैयार कर देंगे। तो मोदी जी हमारी तरफ से इजाजत है, तो उसी बिस्मिल्लाह करो बस, और आइए बिल्कुल आइए, तशरीफ लाइए और अखंड भारत बनाइए। और लेकिन याद रखिएगा एक शर्त पे सिर्फ बनाएंगे, और वो ये कि पाकिस्तान ने जितना भी लोन ले रखा है और जितना आगे लेने वाला है वो सारा का सारा आपने देना है। इसलिए कि जब अखंड भारत हो गया तो हमारा क्या लेना देना भाई, वो तो फिर आप जाने थे, आपका काम जाने। वैसे भी आप $4-5 ट्रिलियन लेकर बैठे हुए, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज भारत वालों से अच्छा बदला लेने का हमें मौका नहीं मिलेगा। तो हमें फौरन यही करना चाहिए कि अखंड भारत के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे, हाँ जी आइए और आगे बना लीजिए। और उसके बाद सारा अपना लोन जो है, चाहे वो सऊदीया का हो, IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, जिसका मर्जी हमने जहां जहां पैसे ले रखे, मतलब एक भारत और एक आध कंट्री छोड़कर हमने शायद ही किसी को छोड़ा कि जैसे हमने पैसा ना लिया हो। तो जाहिर है हमने तो सभी से पैसा पकड़ रखा है। तो जब मोदी जी बैठेंगे और अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि 2-3 कंट्रीज छोड़ के बाकी पूरे वर्ल्ड से पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ले रखा है। कहीं पे उधार तेल है, तो कहीं से हमने पैसा पकड़ा है, कहीं से डॉलर लिया है, कहीं से कुछ किया है। तो ये चीज जो है,
अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है फॉर दी अमेरिकन, क्योंकि ट्रंप अनाउंस कर रहा है अमेरिकन वर्कर्स के लिए, अमेरिकन एनर्जी के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है रिलायंस की वो बात कर रहे हैं, उसने खुद कहा है। और अमेरिका जो फर्स्ट एजेंडा है वो उसकी बात कर रहा है कि मैं जनाब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, परमिट दूंगा, टैक्सेस कम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होंगी, पैसा अमेरिका के अंदर आ रहा है। और ये जो नई रिफाइनरी है ब्राउनविल के अंदर, ये इसमें ये यूएस मार्केट्स जो है उसको स्ट्रेंथन करेगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगी, इकोनॉमिक इंपैक्ट अच्छा आएगा, क्लीनेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड होगी, वो एनवायरमेंट वालों के एंगल से भी कह रहे हैं ना, ठीक है जी। तो ये चीजें भी है। और उसने कहा मैं अमेरिकन एनर्जी डोमिनेंस करने जा रहा हूं, अमेरिकन एनर्जी डोमिनेंस करने जा रहा हूं, दैट इज बेसिकली हिज अल्टीमेट गोल। याद रखें इस चीज को। ट्रंप का जो सेंट्रल थीम है ना वो एनर्जी है, एनर्जी डोमिनेंस, टू डिनाई चाइना एनर्जी। ये $300 बिलियन की जो डील वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं पायन अंबानी के साथ। ये आप देख रहे हैं अंबानी साहब कितनी बड़ी गेम कर गए हैं। लेकिन सारी बात है यार, वो पिछले कितने डेकेड्स की बिजनेस है। तो अंबानी ने, आपने देखा कि अंबानी अमेरिकन के बहुत करीब है। अगले दिन हिलरी क्लिंटन आई हुई थी, घर ले गए उसको, जो जामनगर में आई थिंक उन्होंने अपने बेटे की शादी की, वहां पे वो, आप इमेजिन करें कि कितने चार्टर्ड जहाज जो है वो जामनगर में उतरे होंगे, या जिधर भी वो एयरपोर्ट था। उस वक्त मुझे याद है, हम अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे और बातें हुई, तो उसने कहा यार कमाल है यार, देखो ना, ठीक है कि क्या मजे की चीज है कि ये हमारे साथ जो है वो भारत है, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी जो है सेलिब्रिटीज दुनिया की उतर रही हैं, और हम उस तरह बिजनेस नहीं कर पा रहे, या हम वो चीजें नहीं कर पा रहे। दिस इज व्हाट इज सेड। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या जारी बात है, बिजनेसमैन होते हैं कि वी नीड टू गेट इनटू सच काइंड ऑफ थिंग्स, हमें इन चीजों में आना चाहिए, या आना पड़ेगा, या आना वो है। तो ट्रंप साहब जो है, ठीक है जनाब, वो बेसिकली, तो ट्रंप आपको पता है इस मजाज का है कि उसने कहा भाई ये मुझे डोमिनेंस चाहिए एनर्जी में। अब देखें इंडिया जो है वो इंडिया के साथ एक बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे नजर आ रहा है इंडिया के साथ बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए जरूरी है। दरअसल जैसे मैंने कहा आपको कि ये उनको इसलिए ये नजर आ रहा है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बड़ा तगड़ा है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बहुत तगड़ा है। और आपको याद हो कि जब ट्रंप आए थे उधर कतर, ट्रंप आए थे कतर, और मेरा ख्याल है अमेरिका के अंदर भी इनकी जो ओथ वगैरह थी उस पर भी ये लोग गए हुए थे। तो उनको पता था कि हमने इनके साथ क्या करना है, या इनको कैसे इंगेज करना है, इन जो सारे यहाँ पे लोग हैं, इनको कैसे हम अपनी वो लेके आएंगे, इस फ्रेमवर्क में कैसे लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने हर मुल्क में देखा हुआ है कि इधर ये है, इनसे ये फायदा लेना, इनसे ये करना, इनसे वो करना, और इंडियन से बड़ा इंटरेस्टेड है इस वक्त कि हाँ जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। ट्रंप का जो बेटा है, मुझे ट्रंप का बेटा और जो ट्रंप की बेटी है, ठीक है, वो आपको याद होगा वो इनके बेटे की शादी पे भी आए थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी वो डील कर गए। और इन सबको वो बुलाते हैं, और वो बेसिकली बहुत बड़ी फैमिली है, दे आर बिग फैमिली। आप अगर आप उसको सिर्फ यहीं से अंदाजा लगा लें, और दे आर रियल प्रॉपर बिजनेसमैन लोग हैं, ये भी वो फजूल टाइप नहीं है कि ग्लोबल लेवल का इनका फ्रेमवर्क। पाकिस्तान को चाइना के साथ जो है दोस्ती लगानी चाहिए, और जैसे ईरान है, ईरान की अभी जंग चल रही है, तो ईरान के साथ जो है ना दोस्ती लगानी चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए, ईरान से हमें पेट्रोल लेना चाहिए। अभी देखो पेट्रोल कितना बढ़ चुका है, आवाम उन्नास कितनी परेशान है, गरीब तो और ज़्यादा परेशान है। जो दिहाड़ीदार लोग हैं तो वो अभी पेट का करें या बच्चों के भी खरीदारी का करें। अभी देखें तो आवाम उन्नास बहुत परेशान है। चलो अमीर फिर भी कहीं ना कहीं से उसका सिस्टम निकल जाता है, लेकिन गरीब का सिस्टम नहीं निकल रहा। गरीब कितने परेशान है वो तो हम देख रहे हैं दिन रात को, जो है ना हम आमने सामने सारी चीज़ें हैं। ऑयल क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है, इंडिया जो है वो अपने ये क्राइसिस रशिया से पूरे कर रहा है। देखें ईरान का सबको रास्ता पता है, और ईरान एग्री भी होगी कि मैं चाइना को भी दे दूंगा, मैं इंडिया को भी दे दूंगा, क्यों नहीं दुनिया उनसे ले रही। वहाँ पे जाहिर सी बात है खतरा है, और एक इकोनॉमी जो पहले ही इतने लो लेवल पे हो, वो ये खतरा नहीं मोल दे सकती ना कि ईरान के साथ डील करे, उसे रशिया या और कंट्रीज देखनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमें देखना चाहिए ना हमारा बॉर्डर किससे मिलता है। अभी अफगानिस्तान से मिल रहा है तो उधर तो हमारी जंग चल रही है, ठीक है ना। अभी ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग चल रही है। अभी दूसरा मुल्क हमारे साथ जो रह चुका है वो चाइना है, जिसका बॉर्डर है, मतलब फिर रशिया है। तो रशिया और चाइना के साथ हमें ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए इस वक्त, क्योंकि मजबूरी भी है हमारी आवाम नास की। अच्छा, वैसे इंडिया में ना ऑयल रिफाइनरी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो यूरोप भी अपना जो ऑयल है वो रिफाइन करके भेजता है, और अमेरिका ने भी इतना बड़ा स्टेप लिया। आप फ्यूचर में इन चीजों को कैसे देखते हैं कि ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए और बेहतर साबित हो सकती है? फ्यूचर के हिसाब से मैं आपको शरई हिसाब से बताऊं या दुनियावी हिसाब से बताऊं? दुनियावी हिसाब से बता।
दुनियावी हिसाब से तो देखा जाए तो हमें बज़ाहिर अपने ख्यालात से तो ये नज़र आता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह और आगे जाएगा इनसे, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की अभी पॉलिसी स्टार्ट की है ना, ये बहुत अच्छी है पॉलिसी जो है पाकिस्तान ने ली है। और इंडिया जिस तरह की पॉलिसी ले रहा है ना, तो उससे अगर अमेरिका को नुकसान हुआ तो उसको दुगना नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो सकता है, इससे खतरात हैं नुकसान के, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में आलम जो है ना वो जंगों का ही चल रहा है, ठीक है। और शुरुआती जंगों से हुई है। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने एक बात की थी, मैं उसको लाना भूल गई बीच में। आपने कहा था कि जो मोदी है उसका बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया, लेकिन अगर पास में देखा जाए तो जब रशिया से ऑयल खरीदने की बारी आई थी तब भी इंडिया ने स्टैंड लिया था कि हम ऑयल खरीदेंगे चाहे आप हमारे ऊपर जितना मर्जी टैरिफ लगा दे। ये मोदी ही थे जो स्टैंड ले रहे थे अपनी आवाम के लिए। उसके अलावा चाहे ईरान के साथ जो है उनकी न्यूट्रल ताल्लुकात हो, वो भी अगर वो अमेरिका के इतने ही साथ है तो वो डर के कह सकते थे कि हम ईरान की साइड नहीं लेते, हम अमेरिका की लेते हैं। तो इतनी हर जगह पे जब ये स्टैंड ले रहे हैं मोदी साहब, तो आपको नहीं लगता कि ये अमेरिका की दोस्ती इनकी इतनी नहीं है? नहीं, दोस्ती आपको अगर देखा जाए तो दोस्ती है, लेकिन मोदी एक सदर नहीं होता, वजीर आज़म वो, यानी कि अपनी मातादों के जो उनके मशहूर होते वगैरह होते हैं, जो उनको सलाह मशवरा देने वाले होते हैं, तो उनके सलाह मशवरे पर भी चलते हैं। अगर ये नहीं चलें तो कल को इनकी सीटें चली जाएंगी। तो इस लिहाज से उनकी मजबूरियां भी होती हैं। 50 साल में पहली बार अमेरिका में आप ऑयल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एंड दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। और आप जानते हैं जब ट्रंप बात करता है तो फिर एक्सट्रीम्स में ही बात का बिग बिगर बिगेस्ट होता है ना, बिग बिगर बिगेस्ट, तो ट्रंप बिगेस्ट ही बोलता है। हॉट हॉटर हॉटेस्ट तो वो हॉटेस्ट ही बोलेगा, ठीक है। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट तो ट्रंप का ये है कि फास्टेस्ट, वो नीचे के पहले 1-2 गियर नहीं लगाता, वो सीधा 5वें 6ठे गियर पे जाता है। तो उसने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। अब ये हुआ क्यों जरूरत आन पड़ी रिलायंस को कि वहां पे जाके, एक तो देखिए रिलायंस जो जामनगर की ऑयल रिफाइनरी चलाता है, दैट इज द बिगेस्ट प्राइवेटली ओन्ड ऑयल रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। तो अगर कोई ये बोले कि अमेरिकन को ये नहीं पता कि इसमें चैंपियन कौन है, ठीक है, अमेरिकन को ये नहीं पता कि इसमें चैंपियन कौन है, तो उनको पता है कि रिलायंस वाले इसमें चैंपियंस हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रिलायंस को ये नहीं पता कि आगे चल के प्रॉफिट कहां है, तो भैया रिलायंस को पूरा पता है। अब रिलायंस ने ये 300 अरब का है, 100 अरब का है, 500 अरब का है, ये तो हम ट्रंप की बात पे, ट्रंप कह रहा है 300 अरब का है। चलिए, अब दोस्तों से होगा क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसकी जियोपॉलिटिकल हरकत क्या है। ये बहुत जरूरी है, ये जियोपॉलिटिकल हरकत। तो 2 चीजें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और दोनों की दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरलिंक्ड है। एक खबर है ब्राउन्सविल टेक्सास की, जो कि रिलायंस इट इज इन्वेस्टिंग $300 बिलियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर यह है कि 5000 टन भारत ने डीजल दिया है बांग्लादेश को। ये आपको पता है 5000 टन। अच्छा, काफी लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि नहीं, ये तो गद्दार हैं और ये तो हमारे खिलाफ थे और क्यों भारत ने दे दिया और ये बड़ा बेवकूफी का है। एक तरफ से ये ओपिनियन आ रहा है, दूसरी तरफ से ये ओपिनियन आ रहा है कि भारत ने जो करा ठीक करा, और तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम अमेरिका चलते हैं दोस्तों। अमेरिका का मामला क्या है? देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको डील करना है अगले 3 साल, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप को आप कितनी भी गालियां सुनाएं, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे आप बोलें कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल फालतू आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरा, आप व्हाटएवर यू से, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज डोनाल्ड ट्रंप हैज सेट सर्टेन standards, and I don't say this in a positive sense. I'm just saying that he has set the bar in a certain manner where every president, Democratic or Republican, who comes after him will refer to those bars, and the people of America will refer to those bars. अब मैं आपको बताता हूं है क्या ये जो इसकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट की, और इसमें भी आप देख सकते हैं इसने अमेरिका फर्स्ट की बात करी है अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट पे। अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है दोस्तों, बेसिकली अमेरिका को सबके आगे रखना और सबसे आगे रखना, यानी कि अमेरिका के इंटरेस्ट्स को सबसे आगे रखना और अमेरिका को सबसे आगे रखना। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी एक फीलिंग आई है कि वर्ल्ड लीडरशिप जो अमेरिका की हुआ करती थी वो छूट रही है, और चाइना और भारत और बाकी और देश धीरे 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 आगे निकल रहे हैं। अगर अमेरिका से आगे नहीं भी निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है अमेरिका स्टिल द सुपर पावर, लेकिन कम से कम ऐसा है कि गैप जो पहले था अब वो गैप उतना नहीं है। गैप आज भी है, लेकिन वो गैप उतना नहीं है जितना आज से 10, 15, 20 साल पहले था। तो वो गैप बढ़ना चाहिए। अमेरिका शुड बी द अनडिस्प्यूटेड लीडर, और फिर हर चीज में आप अमेरिका फर्स्ट, यानी कि प्रायोरिटी आप अमेरिका को दें। अपने आप में ये कोई बुरी फिलॉसफी नहीं है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि इट इज ऑलवेज नॉट इजी टू डू दिस। पहली चीज ये है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार सेट कर दिया, अब जो भी प्रेसिडेंट इसके बाद आएगा उसको ये पूछा जाएगा कि यार ट्रंप ने तो ये करा था, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। वो फॉरएवर ही विल बी इन द शैडो ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के ये माइनफील्ड बिछा दी अपने आगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए भी, या जो भी राष्ट्रपति बनेगा, वाई कैंडिडेट्स आई एम सेइंग, बन गया वो राष्ट्रपति, उसके लिए माइनफील्ड रहेगी। व्हाट आर यू डूइंग फॉर अमेरिका फर्स्ट, ये सवाल पूछा जाएगा। और अपने आप में कोई बुरा सवाल नहीं है, क्योंकि हम लोग भी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। इफ वी कैन से इंडिया फर्स्ट, व्हाई कांट दे से अमेरिका फर्स्ट? दे कैन से अमेरिका फर्स्ट इज देयर कंट्री। दुनिया में 2 अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार कमजोर होती जा रही है और वहां फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने जा रहा है, और दूसरी तरफ इंडियन ग्लोबल लेवल पर अपनी इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों उसकी इकोनॉमी है।
हमने देखा है पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, डॉलर के सामने रुपये वीक होता जा रहा है और सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि दोस्तों लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर में रुपये 300 पर डॉलर तक भी पहुंच सकता है। जब किसी कंट्री की करेंसी वीक होती जा रही है तो सबसे बड़ा इफेक्ट महंगाई पर पड़ता है। पाकिस्तान में आज महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, उनका खाना पीना की चीजें दोस्तों महंगा होते जा रहा है, आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। मिडिल क्लास और पुअर क्लास दोनों महंगाई के प्रेशर में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ लोन, यानी दोस्तों डेब्ट। पाकिस्तान ने कई सालों से आईएमएफ और दूसरे कंट्री से लोन लिया है। जब कंट्री बार बार लोन लेती है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और ओरिजिनल पैसा भी वापस करना पड़ता है। इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता गया है। दूसरी प्रॉब्लम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस। पाकिस्तान दोस्तों बाहर से ज्यादा चीजें खरीदता है और बाहर कम बेचता है, मतलब इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। जब इंपोर्ट ज्यादा होता है और डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो रुपए की वैल्यू गिर जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करती है। वहां पॉलिटिकल फाइट्स चलती रहती है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोबेबली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसका ये मेन रीजन है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती तो दोस्तों स्टेबिलिटी नहीं होती है तो इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। पाकिस्तान की यूथ के लिए भी सिचुएशन ईजी नहीं है, जॉब्स की कमी है और महंगाई बढ़ने से लोगों की लाइफ डिफिकल्ट होती जा रही है। एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट के बीच गैप भी एक प्रॉब्लम है। बहुत से एजुकेटेड यंग लोगों को भी प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती। अब अगर इसी टाइम पर इंडिया की सिचुएशन देखी जाए तो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है। इंडिया पिछले कुछ सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इंडिया ने स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। इंडिया कंपनीज अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक्सपेंड कर रही है। दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में इंडियन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी का अब एक एग्जांपल है अमेरिका में बनने वाले दोस्तों नया ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट। अमेरिका के टेक्सास स्टेट में एक बड़ा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत बड़ा हो सकता है और इसमें इंडिया की रिलायंस कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है और दोस्तों और एनर्जी सेक्टर में इसका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा माना जा रहा है। रिलायंस का गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सेस में से एक रिफाइनरी है। इसी वजह से एनर्जी सेक्टर में रिलायंस की रिपुटेशन ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। अगर रिलायंस अमेरिका की रिफाइनरी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है तो ये इंडिया के बिजनेस पावर को भी दिखाता है। तो इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को हिस्टोरिक इसलिए भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अमेरिका में पिछले लगभग 50 सालों से कोई नया रिफाइनरी प्रोजेक्ट नहीं था। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो अमेरिका की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। इस रिफाइनरी का मेन पर्पज दोस्तों अमेरिका ऑयल को प्रोसेस करना और फ्यूल प्रोडक्शन बढ़ाना है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर में से एक है, लेकिन ऑयल के कंट्रोल को डीजल और दूसरे फ्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए रिफाइनरी प्लांट्स की जरूरत होती है। नया रिफाइनरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा जिससे ऑयल को एफिशिएंटली रिफाइन किया जा सकता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखते हुए दोस्तों रिफाइनरी डिजाइन किया जाएगा ताकि पोल्यूशन कम हो और एनर्जी प्रोडक्शन एफिशिएंट हो। इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा बेनिफिट जॉब क्रिएशन हो सकता है। कंस्ट्रक्शन फेज में हजारों लोगों को काम मिल सकती है और रिफाइनरी ऑपरेशन भी होने के बाद भी परमानेंट जॉब क्रिएट हो सकती है। टेक्सास रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ सकती है। अगर इस प्रोजेक्ट में इंडियन कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है दोस्तों तो ये इंडिया और अमेरिका के इकोनॉमिक रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा।